नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा चंद में। मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में पढ़ने के बाद आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से कहानी की तरह समझेंगे, फिर उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखते हैं, हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। तो यह भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इसका शासनकाल रहा है 1530 से 40 ईस्वी तक, और यह मुग़ल वंश का पहला ऐसा शासक है जिसने 2 बार शासन किया। पहली बार 1530 से 40 ईस्वी में, और फिर इसे शेर शाह वहाँ से खदेड़ देता है, और दूसरी बार 1555 से 56 ईस्वी तक, यानी 1 वर्ष फिर शासन करता है। तो हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, और इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। इसके पिता बाबर मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे, और माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं जब 12 वर्ष का था तभी इसे बदख्शा का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है, और यह बदख्शा के सूबेदार के रूप में बाबर के साथ कई युद्धों में भी शामिल होता है। और बदख्शा के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने बाबर के साथ पानीपत के युद्ध में भी भाग लिया था। बाबर ने अपने मृत्यु के पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। बाबर के 5 संतानें थीं: हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम, जिसने आगे चलकर हुमायूं नामा एक रचना लिखी थी। बाबर की मृत्यु के बाद सन 1530 ईस्वी में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक होता है, और अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। बाबर अपनी मृत्यु के पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, और कहता है कि वह उसके द्वारा जीते गए क्षेत्रों को अपने भाइयों में बांट देगा, और दिल्ली और आगरा का क्षेत्र उसी के पास रहेगा, लेकिन बाकी के जीते हुए क्षेत्र वह अपने भाइयों में बांट देता है। कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र, अस्करी को संभल का क्षेत्र, हिंदाल को मेवाड़ का क्षेत्र, और सुलेमान मिर्ज़ा को, जो उसका चचेरा भाई था, उसको बदख्शा का सूबेदार नियुक्त कर देता है, जहां हुमायूं पहले सूबेदार था। हुमायूं को गद्दी पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसकी मुख्य समस्याएं थी अफ़गान समस्या, और दूसरा है कमज़ोर सैन्य व्यवस्था, तीसरा है हुमायूं के भाई, क्योंकि यह अपने सारे क्षेत्रों को अपने भाइयों में बांट देता है, और वहां से इसे कोई भी कर नहीं मिलता है। तो देखते हैं पहले अफ़गान समस्या। महमूद लोदी अपने को अभी भी दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। अफ़गानों में सबसे महत्वपूर्ण शेर खां था। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बाबर ने अफ़गानों को युद्ध में पराजित तो किया था, परंतु उनका पूर्ण रूप से खात्मा नहीं किया था, और आगे चल के वही हुमायूं के लिए समस्या पैदा करते हैं। अगला है कमज़ोर सैन्य व्यवस्था। बाबर जब से भारत में आया है तो उसने कई युद्ध किए, जिस वजह से राजकोष खाली हो जाने के कारण हुमायूं एक बड़ी सेना नहीं रख सका। यह भी एक समस्या थी हुमायूं के लिए। और तीसरी समस्या है हुमायूं के भाई। हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार किया, और साम्राज्य का वास्तविक विभाजन कर दिया। कामरान को काबुल, कंधार एवं पंजाब का क्षेत्र दे दिया, अस्करी को संभल का क्षेत्र, और हिंदाल को मेवाड़ का क्षेत्र दे दिया, लेकिन इनमें से किसी ने भी हुमायूं की मदद नहीं की। फिर इसके बाद हुमायूं का पहला जो युद्ध होता है कलिंजर का आक्रमण 1531 ईस्वी में। कलिंजर के आक्रमण हुमायूं द्वारा चलाया गया पहला सैन्य अभियान था। इस समय कलिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था। 1 महीने के घेरे के बाद जब किले को हुमायूं नहीं जीत सका, यानी हुमायूं किले को 1 महीने तक घेरे रखा, लेकिन फिर भी किले का कोई भेद नहीं पाया, तो उसने प्रताप रुद्रदेव से संधि कर ली। इस सैन्य अभियान के समय उसे खबर मिली कि अफ़गान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ जा रहा है, अतः उसने कलिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर वापस जौनपुर जाने का फैसला किया। क्योंकि प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के बीच तो संधि हो चुकी थी, तो जो संधि में धन मिला था उसे लेकर हुमायूं पुनः जौनपुर की तरफ जा रहा था, क्योंकि उस समय जौनपुर पर हुमायूं का ही अधिकार था। फिर अगला युद्ध होता है दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध हुमायूं तथा महमूद लोदी की सेना के बीच 1532 ईस्वी में लड़ा गया, और इस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हुई। अगला युद्ध चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी में। चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा, लेकिन इसका भी कोई भेद नहीं पाया। फिर
अंततः शेर खां ने लड़ने की स्थिति में नहीं रहा तो वह हुमायूं के साथ संधि कर लेता है। अगला अभियान मालवा एवं गुजरात अभियान, जो 1534 से 35 ईस्वी तक रहा। इस समय मालवा का शासक बहादुर शाह था। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर बहादुर शाह से अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाई थी। तो हुमायूं ने मालवा पर आक्रमण किया, जिससे भयभीत होकर बहादुर शाह भाग गया और इस तरह बहुत आसानी से हुमायूं का मालवा एवं गुजरात पर अधिकार हो गया। हुमायूं ने अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह छिपे हुए स्थान से बाहर आया और अपनी प्रजा के सहयोग से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। अगला अभियान है चुनार का द्वितीय अभियान 1537 ईस्वी में। शेर खां ने 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की, परंतु हुमायूं सहायता नहीं कर सका। हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण अवश्य कर दिया। 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया। पिछली बार नहीं जीत पाया था और इस बार हुमायूं ने चुनार का किला जीत लेता है। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। फिर अगला है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनाशा नदी में डूबकर मर गए तथा हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा। निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं को डूबने से बचाया। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा तथा इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। यह युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद शेरशाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। अब देखते हैं हुमायूं का निर्वासन काल 1540 से 55 ईस्वी तक। हुमायूं 3 वर्ष तक राजस्थान और सिंध में इधर उधर भटकता रहा, क्योंकि अब दिल्ली और आगरा पर शेरशाह का अधिकार था। इस बीच में इसने 1541 ईस्वी में हमीदा बानो से विवाह किया, जो शिया मौलवी अली अकबर जामी की पुत्री थी। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1543 में हुमायूं ईरान चला गया और यहाँ के शासक शाह तहमास्प के यहाँ शरण ली। तहमास्प की सहायता से 1545 ईस्वी में इसने अपने भाइयों से काबुल और कंधार को छीन लिया। फिर इसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर द्वारा भेजी सेना के बीच हुआ और इस युद्ध में हुमायूं विजयी हुआ। अगला युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया। इसमें सिकंदर सूर पराजित हुआ और भाग गया और अपने साम्राज्य को पुनः हासिल कर लिया। तो कि कन्नौज के युद्ध में हुमायूं शेर शाह से युद्ध हार जाता है और वह दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लेता है और फिर सरहिंद के युद्ध में वह पुनः अपने क्षेत्र को जीत लेता है। परंतु जनवरी 1556 को हुमायूं दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेन पूल एक इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही इसकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए यह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे के वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास थे। अब एक बार हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों को रिवाइज कर लेते हैं। 1531 ईस्वी में कलिंजर का युद्ध प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के बीच, जिसमें संधि हो गई थी। फिर 1532 ईस्वी में दुराहा का युद्ध महमूद लोदी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं विजयी होता है। और 1532 ईस्वी में चुनार का युद्ध होता है, जो शेर खां और हुमायूं के बीच होता है। इसमें भी शेर खां और हुमायूं के बीच संधि हो जाती है, क्योंकि हुमायूं शेर खां के किले को घेरे रखता है और उसका कोई भेद नहीं पाता है। और जब शेर खां के राजकोष खाली हो जाता है तो शेर खां को अंततः संधि करनी पड़ती है। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर खां पराजित होता है। और फिर अगला युद्ध है 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच। इसमें भी शेर खां
हुमायूं पराजित हो जाता है और शेर शाह विजयी होता है। अगला युद्ध होता है 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध इब्राहिम सूर और हुमायूं के बीच। फिर अगला युद्ध 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं विजयी होता है और वह पुनः अपने साम्राज्य को प्राप्त कर लेता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही उत्तर है 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। अगला प्रश्न है दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो इसका सही उत्तर है बदख्शां। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। बदख्शां के सूबेदार के रूप में ही हुमायूं ने बाबर के साथ कई युद्ध भी लड़े और उसने पानीपत के युद्ध में भी भाग लिया। अगला प्रश्न है निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उस्मान, क्योंकि हुमायूं के 4 भाई थे कामरान, हिंदाल, अस्करी। देखते हैं अगला प्रश्न। निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामी की पुत्री के साथ 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया, तो उसका नाम था हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न है मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो इसका सही उत्तर है सरहिंद का युद्ध, क्योंकि हुमायूं सरहिंद के युद्ध में पुनः अपने साम्राज्य को प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सिकंदर शाह सूरी। अगला प्रश्न है हुमायूं द्वारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा गया? तो इसका सही उत्तर है 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो हुमायूं की जीवनी थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी आगरा में। हुमायूं का मकबरा आगरा में है। अगला प्रश्न है किसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, जिसे शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।